तो बेसिकली यहाँ पर से हमको समझ में आता है कि टॉलरेशन का आइडिया जो है वो इमर्ज होकर आता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि दूसरे फिनोमिना जैसे कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म भी कोई ओवरनाइट नहीं डिस्कवर होता है, ये भी जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे इवॉल्व होता है हिस्टोरिकली। सेकेंडली एक चीज़ हमको समझनी है कि बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि सोशल और हिस्टोरिकल कंडीशंस में चेंजेस लाती है। ठीक है, अब हम समझते हो किस तरीके की चीज़ें होती है। तो अर्लियर ऐसा माना जाता था कि ट्राइबल फेज ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था, फिर स्लेव फेज ऑफ प्रोडक्शन होने लगा, फ्यूडल फेज ऑफ प्रोडक्शन होने लगा। तो मतलब पहले के टाइम पे तो आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम पे लोग हंटर गैदरर्स होते थे, तो एक सोसाइटी में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं करना पड़ता था, तो आपस में जो है इतना टेंशन नहीं हुआ करता था। फिर धीरे धीरे स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन होने लग गया, फिर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन होने लग गया, और फाइनली फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन जब टूटता है, जब लिबरलिज्म के आइडियाज इमर्ज होकर आते हैं, तो बेसिकली ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था। और नेशन जो है, नेशन के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपस में कुछ मेंबर्स जो है एक जगह पे डिस्टिंक्ट टेरिटरी में रह रहे हो, ऑर्गेनिक होल ऑफ मेंबर्स मतलब लोग रह रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। एक सिंगल इकोनॉमी ज़रूरत है, बिकॉज देखिए जब तक इकोनॉमी सिंगल नहीं होगी, जब तक लोग जो है अपने आपस में एक्सचेंजेस नहीं करेंगे, पहले तो लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कर दिया करते थे, तो बेसिकली एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक एक्सचेंज नहीं करोगे, अब तक आपके आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं होंगे, और आप ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर इमर्ज होगी कि आप सब लोग साथ में रह रहे हो, एक कॉमन लैंग्वेज इमर्ज होगी और कॉमन कल्चर जो है इवॉल्व होगा। तो बेसिकली 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में क्या होता है कि हिस्ट्री जो होती है डेवलप होती है, ऑफकोर्स की बात है ह्यूमन हिस्ट्री। तो वो उसमें क्या होता है कि नेशनलिज्म, तो हम समझते हैं कि हर एक जो नेशन है वो डिफरेंटली बॉर्न होता है। हर एक नेशन का जो करेक्टर है, जैसे कि आप देखेंगे यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जो है किस तरीके से जो स्प्लिट होता है, रशिया और जो है उज्बेकिस्तान और बाकी सारी बेलारस, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बॉर्न होती है। वैसे ही इंडिया का करेक्टर किस तरीके से फॉर्म हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के कारण, फिर बांग्लादेश जो है बाद में सेपरेट हुआ। तो हर एक जो नेशन फॉर्म होता है उसकी एक अलग अलग ही जो है हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री जो है उसको यूनिक होती है। तो बेसिकली हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक नेशन की खुद की कल्चरल और सोशल हिस्ट्री होती है, और वो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, और उसका स्ट्रगल भी अलग होता है। इसलिए हर एक जो नेशन होता है उसकी हिस्ट्री बहुत यूनिक होती है। इंडिया की हिस्ट्री अलग है। इंडिया की हिस्ट्री ये है कि हमने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ा। रशिया की हिस्ट्री आप देखोगे, उसकी हिस्ट्री अलग है। हर एक जो है कंट्री की हिस्ट्री अलग अलग होगी। तो बेसिकली नेशन स्टेट जो है वो साथ में इसलिए आता है क्योंकि वो अपने एक स्ट्रगल में जो है साथ में रह चुका है। अब ये हमने पढ़ लिया कि नेशनलिज्म क्या होता है। अब हम समझेंगे कि नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, नेशनलिस्ट अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि हम दूसरे सारे अप्रोचेस को समझें। ठीक है, तो चार ही अप्रोच होने वाले हैं: नेशनलिस्ट, इम्पेरियलिस्ट, कॉलोनियल और मार्क्सिस्ट। तो फर्स्ट अप्रोच शुरू करते हैं। तो नेशनलिस्ट अप्रोच ये बताते हैं कि 17, 18 और 19th सेंचुरी में ये जो नेशनलिज्म जो एक तरीके से इमर्ज हुआ, ये किस तरीके से इमर्ज हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फिनोमिना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया वो कोई पर्टिकुलर कास्ट का, पर्टिकुलर रिलीजन का, पर्टिकुलरली रूरल या अर्बन का नहीं किया गया। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया वो हिंदू का भी किया गया, मुसलमान का भी किया गया, वो जो है रूरल में जो लोग रह रहे हैं उनका भी किया गया, अर्बन लोगों का भी किया गया, बिजनेसमैन का भी किया गया, पुअर पीजेंट्स का भी किया गया। तो बेसिकली देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ कल्चरल या पॉलिटिकल या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबका एक्सप्लॉयटेशन था। तो सबने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी, इसलिए जो है सब लोग साथ में आए। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स के जो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के लिए हम लोग सब साथ में आ गए। तो बेसिकली इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब जो है ब्रिटिशर्स के दौरान जो है स्ट्रगल करने के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, और इससे जो है इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो इमर्ज होकर आता है। तो बेसिकली 17, 18 और 19th सेंचुरी प्राइमरीली जो है एक ऐसा टाइम है जब इंडिया एक नेशन के रूप में जो है इमर्ज होकर आ रहा है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि हम जो है सब के सब नेशनलिज्म हमारे अंदर ग्रोथ हो गया। तो इससे पहले भी तो हम तो डेमोक्रेसी तो फॉलो करते नहीं थे, हमारे ऊपर अलग अलग रूलर्स थे, अकबर, शाहजहाँ, हमारे से पहले जो है हर्षवर्धन, तोमार डायनेस्टी,
गुप्ता रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य, और इतनी सारी जो है हिस्ट्री रह चुकी है। तो बेसिकली जो है इतना हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग जो है उनके खिलाफ तो हमने कभी एक साथ होकर स्ट्रगल नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि हमें उनके खिलाफ जो है एक साथ होकर स्ट्रगल करना पड़ा। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जिस तरीके का सेटअप बनाया था वो सेटअप बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द प्री कैपिटलिस्ट मेडिवल सोसाइटीज। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि पहले इंडिया के अंदर, जब आपको पता ही होगा, जब इंडिया आज़ाद हुई तो एज मच एज 565 प्रिंसिपल स्टेट्स थे। मतलब हर एक जो छोटा मोटा स्टेट है वो प्रिंस द्वारा रूल किया जाता था। तो एक ऐसी लार्ज कंट्री थी इंडिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे। इनफैक्ट उस टाइम पे जो है जो हिंदू थे उसके अंदर भी बहुत सारे जो है होमोजेनिटी नहीं थी। मतलब कोई भी तरीके का हिंदुइज्म में जो है होमोजेनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा कोई हिंदुइज्म नाम का कोई टर्म का रिलीजन नहीं था कि ये सब हिंदुइज्म में बिलोंग करते हैं। डिफरेंट लोग हुआ करते थे, डिफरेंट इंडियंस हुआ करते थे, डिफरेंट एरियाज में रहा करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश चल जाओ, उस टाइम पे तो हिमाचल प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उस टाइम का जो आज का जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ चल जाओ, आप केरला चल जाओ, सबके भगवान अलग, सबके जो है धर्म अलग, सबके रिचुअल्स अलग, सबका कल्चर अलग, सबका जो है ग्रंथ अलग। तो कोई भी चीज़ में आपको होमोजेनिटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू थी, लेकिन होमोजेनिटी नहीं थी, देयर वाज नो होमोजेनिटी। सेकेंडली एक चीज़ ये आती है कि इस टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि एक्सट्रीम सोशल और रिलीजियस डिवीजन था हिंदूज का। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर जैसे बताया ना, राजपूत अलग, वर्णाश्रम सिस्टम अलग, क्षत्रिय अलग हो रहा है और शूद्र अलग हो रहा है। कोई क्षत्रिय और शूद्र ने मिलकर शादी कर ली तो वो बिल्कुल अलग कास्ट के बाहर। ठीक है, मिलेच्छ अलग और ब्राह्मण अलग। ठीक है, उसमें भी छोटी छोटी जाति जनजाति। तो इतनी जाति जनजाति, इतनी जाति जनजाति की कोई हद नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ही हमको देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा सोशल डिवीजन जो है ये किस तरीके से है। तो ये इतना ज़्यादा जो है सोशल डिवीजन होने के बावजूद ना केवल हिंदू बल्कि बल्कि मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई सब लोग मिलकर जो है साथ में आकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ाई करते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज़ें थी ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस की थी जो कि बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू दी अर्लियर प्री कैपिटलिस्ट टाइम। तब भी हमारे पास रूलर हुआ करता था, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि ब्रिटिशर्स ने जो थे अलग कर दी थी, या फिर ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि ब्रिटिशर्स में जो है रेडिकल चेंज लाती है एज कम्पेयर टू दी अर्लियर पीपल। तो हम पढ़ते हैं, पहले तो ये चीज़ होती है एक सेंट्रलाइज स्टेट। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था पहले। तो आपको पता था कि जैसे कि जो एक गुप्ता रूलर थे वो डिक्लाइन होते हैं 6th सेंचुरी के बाद से हमारे ऊपर कोई भी तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। उसके बाद तक जब तक मुगल रूलर्स जो है वो उभर के नहीं आते। मुगल रूलर्स में अकबर का टाइम ऐसा था जब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज जो है सिस्टम हुआ करता था और बहुत हद तक के जो है पूरे इंडिया पे जो है रूल फैल चुका था, औरंगजेब के टाइम पे भी। लेकिन उसके बाद के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा जो है लीनियंट थे, उन्होंने बहुत सारा जो है टेरिटरी को एक्सपांड नहीं किया, वो इतने एम्बिशियंस नहीं थे। तो बेसिकली उस टाइम पे ये भी था कि इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज स्टेट नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने अपने साथ लेकर आए मॉडर्न सिविल सर्विसेज। आप जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आज देते हो, ये सिविल सर्विसेज जो है ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। हम अभी भी उसको फॉलो करते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम और साथ साथ एक जुडिशरी जो कि इंग्लिश कॉमन लॉ पे चलती थी। जुडिशरी पहले हम अलग से नहीं हुआ करती थी, राजा जो हुआ करता था वही सत्ता दिया करता था। ठीक है, बट उन्होंने क्या लेकर आया, उन्होंने एक जुडिशरी लेकर आई और उन्होंने सेपरेट जो है लैंड ओनरशिप लॉज लेकर आए जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, और साथ में जो है मॉडर्न एजुकेशन लाई। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन जो है जिसमें वेस्टर्न साइंसेज भी इंक्लूड थी। और आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस भी स्टैब्लिश किए हैं। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है उस टाइम पे। पोस्टल सिस्टम आ रहा है, रेलवेज आ रहे हैं। ये जो हमारे पास रेलवे जो है 1854 के अराउंड जो है ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं। और उसके अलावा जो है पोस्टल सिस्टम, तो पोस्टल सिस्टम भी हमारे पास नहीं था। तो एक तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, या आज के टाइम पे हमारे जैसे प्रिंटिंग प्रेस है वैसे नहीं हुआ करते थे। लोग जो है किसी चीज़ को कॉपी करना है तो बहुत टाइम तक के जो है स्क्राइब्स हुआ करते थे जो कि उस चीज़ को कॉपी करते थे। और मैकेनाइज्ड मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो वो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज भी जो है ब्रिटिशर्स है वो लेकर आते हैं।
तो आपको पढ़ के लग रहा होगा कि कितने सारे अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सिविल सर्विसेज है, हर चीज़ तो अच्छी है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए फॉर द सेक एंड द बेनिफिट ऑफ देयर ओन। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए लेकर आए थे और चाहते थे कि उनका खुद का बेनिफिट हो सके, ना कि इंडियन लोगों का बेनिफिट हो सके। तो इसलिए हमने इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को जो है हमने चैलेंज किया, अपोज़ किया और हम जो है नेशनलिज़्म के अंदर जो है सब लोग साथ में आए। तो बेसिकली ये जो है मानना है नेशनलिस्ट अप्रोच का, क्योंकि नेशनलिस्ट लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कुछ भी बेनिफिट नहीं किया, और जो भी बेनिफिट किया है वो भी इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, जो भी बेनिफिट किया है फॉर द सेक ऑफ देयर ओन, उनके सेक के लिए ही किया है। तो बेसिकली ऐसा भी माना जाता है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस कैसे आई, किस लिए आई, क्योंकि लोग जो है एक साथ होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आए, ठीक है। ऐसा भी मानते हैं, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स ही नहीं आते तो हो सकता था, ऐसा माना जाता है, ऐसा हो सकता था कि हो सकता है कि सब लोग साथ में नहीं आते, क्योंकि सब लोग जो है अपने आपस में ही लड़ते रहते। लेकिन हमें क्योंकि ब्रिटिशर से लड़ना था, इसलिए हम लोग सब जो है साथ में आ गए। तो इसलिए प्रोफेसर बिपिन चंद्र और बाकी लोग भी ये सोचते हैं कि नेशन जो है, नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट एक ऐसा रोल प्ले करता है, नेशनल मूवमेंट जब सब साथ में आके जो है लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो एक ऐसा बहुत ज़्यादा पाइवटल रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे जो है हमारा नेशन बनता है। हम लोग जो है इंडिया में सब लोग साथ में आते हैं, एक नेशन का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे जो है क्या कहते हैं नेशनलिस्ट लीडर, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक, या फिर गांधी जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, वो मानते हैं कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से नेशन बन नहीं गया था तब, क्योंकि आप देखोगे 1919 तक के, जब तक जो गांधी जी ने जो एक फुल फ्लैजेड मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसके अंदर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने मर्ज करने का सोचा, तब तक के आप देखोगे कि इतना ज़्यादा यूनिटी नहीं आई थी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम इन इंडिया। तो बेसिकली उस टाइम तक के ये चीज़ थी कि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल दिस पीपल्स, कि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंस आई है उससे पहले जो है नेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, मतलब नेशन का जो मेकिंग है वो चला आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नेशन जो है कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेशन, इसलिए नेशन का फॉर्मेशन होना एक तरीके से प्रोसेस भी है, और एक तरीके से ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है ये इस प्रोसेस को जो क्या करता है, फास्ट करता है। तो बेसिकली ये जो नेशन इन द मेकिंग जो है वो कभी भी किसी चीज़ को चैलेंज नहीं करता, बेसिकली कोई भी डिफरेंट तरीके की डाइवर्स रीजनल लिंग्विस्टिक या एथनिक आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं करता। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि आप जो है पूरी डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दो, क्योंकि डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर बहुत है। आप देखोगे कलकत्ता जाओ वहाँ डाइवर्सिटी अलग है, आप मुंबई जाओ डाइवर्सिटी अलग है, दिल्ली जाओ अलग है, गुजरात जाओ अलग है। तो इसलिए हम कहते हैं आज के टाइम में कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बेसिकली डाइवर्सिटी को ख़त्म करना जो है हमारा एम नहीं था, हमारा एम था कि डिफरेंट तरीके की जो चीज़ें चली आ रही थी उसको हमें जो है डिफरेंट तरीके की जो कम्युनल चीज़ें चली आ रही थी उसको ख़त्म करके हमें यूनिटी इस्टेब्लिश करनी थी। तो बेसिकली हमें जो है नेशनल आइडेंटिटी बोरो करनी थी, और इसलिए बिपिन चंद्र बताते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी जो है वो कैसे आएगी, नेशनल आइडेंटिटी जो है एक दूसरे को पावर देने से आएंगी, एक दूसरे के साथ देने से आएंगी। तो इंडियन कंटेक्स्ट के अलावा अगर हम नेशनलिज्म की जनरली बात करें तो हमें एक राइटर मिलते हैं जे एंथोनी स्मिथ। वो बताते हैं कि नेशनलिज्म का कोर डिसिप्लिन क्या है, कोर डॉक्ट्रिन क्या है। तो बेसिकली वो बताते हैं तीन चीज़ें होती है, एक तो लोग जो है सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए, कलेक्टिव सेल्फ डिटर्मिनिज्म होना चाहिए लोगों के अंदर, कुछ चीज़ को वो ठान के रखे। जैसे कि यू नो रशिया के अंदर जो है, रशिया के अंदर जब यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, तो बेसिकली उस टाइम पे जो लोगों के अंदर एक ग्रोइंग एथनिसिटी थी कि हम लोग जो है क्या कहीं ना कहीं ऑप्रेस हो रहे हैं बाय दी रशियन पावर, इसलिए हमें जो है क्या कहते हैं अपने आप को अलग करना है। तो उस तरीके का कलेक्टिव सेल्फ डिटर्मिनिज्म जो है लोगों के अंदर होना चाहिए। सेकेंडली जो होता है वो ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल कैरेक्टर। तो बेसिकली वहाँ पर जो है लोग जो है अपने आपस में मिलकर जो है एक नेशनल कैरेक्टर जो है डिस्प्ले करना चाहिए। और थर्डली जो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू यूनिक नेशन, ईच कंट्रीब्यूटिंग इट्स स्पेशल जीनियस टू द कॉमन फंड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली ये चीज़ होती है इंपॉर्टेंट कि हर इंसान जो है, मतलब जो पूरी तरीके से वर्ल्ड है, वर्ल्ड किस तरीके से डिवीजन हो, वर्ल्ड का डिवीजन हो अलग अलग नेशंस के बीच में, जिसमें नेशंस जो है वो क्या करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को। तो बेसिकली यहाँ पर ही बात बताई गई है कि हर एक नेशन जो है, हर एक नेशन का कॉमन कुछ थीम भी होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हर एक नेशन जो है अपना अपना ही सोचते जाएगा तो फिर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कॉमन ह्यूमैनिटी के लिए भी जो है सबको काम करना चाहिए। अगर कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्लेमिनेट्स बताते हैं कि नेशनलिज्म एक कल्चरल फिनोमिना है।
भले ही वो पॉलिटिकल फॉर्म में टेक प्लेस होता हो, लेकिन ये फिर भी एक तरीके का कल्चरल फिनोमिना है। और वैसे ही जो है गल्नर भी बताते हैं कि होमोजेनिटी के कारण जो है क्या होता है, कल्चर नेशनलिज्म जो है इमर्ज होता है। तो बेसिकली वो बताते हैं कि इट इज़ नॉट द केस दैट नेशनलिज्म इम्पोजेस होमोजेनिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई नेशनल में जाके रह रहे हो तो इसलिए वहाँ पर जाके जो है आपकी होमोजेनिटी आ जाएगी, मतलब सब लोग एक समान हो जाओगे अगर नेशनलिज्म आने लग गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि होमोजेनिटी जो होती है वो जो है क्या कहते हैं, क्या करती है, नेशनलिज्म को जो है नेशनलिज्म को बर्थ देती है। तो बेसिकली वो बताते हैं कि इट इज़ द होमोजेनिटी imposed by objective inescapable imperative eventually appear on the surface in form of nationalism। और ये जो चीज़ को रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव inescapable imperative, वो जिसको रेफर कर रहे हैं कल्चरल होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रिलीजियस होमोजेनिटी की बात नहीं हो रही है, कल्चरल होमोजेनिटी की बात हो रही है। क्योंकि डिफरेंट तरीके के लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में कल्चरल जो है नॉर्म्स जो है वो सेम हो जाते हैं। इसलिए जो है क्या कहते हैं, कहीं न कहीं जो कल्चरल होमोजेनिटी है वो जो है नेशनलिज्म की भावना को ग्रोथ देता है। और यही जो है गल्नर आर्ग्यू करते हैं कि नेशनलिज्म जो है अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करता है इन द नेम ऑफ फोक कल्चर या फिर ओरिजिनल कल्चर। और हो सकता है कि ये जो कल्चर है ये पूरा सोसाइटी में जो है ये पूरी तरीके से सेम हो और अपने आप को जो है एस्टेब्लिश कर ले। ऑन द अदर हैंड एंडरसन बताते हैं जब वो स्टडी करते हैं नेशनलिज्म को कि हमेशा से हिस्टोरिकली पॉलिटिकल कम्युनिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि अभी अभी, जैसे कि आप सोच रहे होंगे ना कि 16 17 18 सेंचुरी में ऐसा क्या है कि नेशनलिज्म इमर्ज होकर आ रहा है। इससे पहले क्या कम्युनिटी नहीं एग्जिस्ट करती थी? इससे पहले भी तो लोग साथ में रहते थे, 2-3 हज़ार साल से रहते थे, फिर क्यों नहीं सब साथ में आए, नेशनलिज्म क्यों नहीं इमर्ज हुआ? तो बेसिकली जो है यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस पर क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस आया। और पर्टिकुलरली वो बताते हैं कि जब क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म आने लग गया, जैसे कि कैथोलिक्स जो होते थे उसके बाद जो है प्रोटेस्टेंट्स आने लग गए क्रिश्चियनिटी में, दो अलग अलग ब्रांचेस हो गई। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि इससे नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ। वो बताते हैं कि किस तरीके से इंटरेक्शन होने लग गया डिफरेंट पीपल का, डिफरेंट लोगों के अंदर। और साथ में जो है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो इंसान प्रोड्यूस करता था वो, और जो प्रोड्यूस करवा रहा है वो, दोनों के बीच में जो है एक तरीके से जो है कम्युनिकेशन होने लग गया। और साथ में प्रिंट टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, इसलिए कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन जो है एक दूसरे से मतलब जो है बात नहीं कर पाएंगे जब तक, समझ लीजिए कि ह्यूमन जो है अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में बात करते हैं, तो वो एक साथ नहीं रह सकते, वो बताना चाहते हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं। लेकिन ये इंडिया के केस में बिल्कुल ट्रू नहीं है। आप देखोगे इंडिया में जो है कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो इंडिया में फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। तो बेसिकली ये बात वो बताना चाहते हैं कि जितने लोग, जिनके डाइवर्स लोग हैं, वो डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप साथ में नहीं रह सकते। तो बेसिकली वो बताते